Good morning students. The next activity after recruitment process is the selection. जब रिक्रूटमेंट हो जाता है एम्प्लॉयज़ का, उनकी जितनी भी एप्लीकेशंस थी वो इनवाइट हो जाती हैं, उनकी स्क्रीनिंग हो जाती है, उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट होता है. ओके, सो ह्यूमन रिसोर्स सिलेक्शन is the process of choosing qualified individuals who are available to fill positions in an organization. जो भी qualified individual हैं, जो particular qualifications, that is the knowledge, skills and experience required है उस particular job profile के लिए, तो उन qualified individuals में से अब selections होते हैं. हर इंडिविजुअल जिसका स्क्रीनिंग हुआ है, जिसके पास एक रेलिवेंट क्वालिफिकेशन है, हर इंडिविजुअल क्वालिफाइड है. बट सपोज इफ देयर इज ओनली वन वैकेंसी एंड देयर आर 5 एप्लीकेंट्स हु ऑल आर क्वालिफाइड, देन हाउ वी आर गोइंग टू सेलेक्ट द राइट कैंडिडेट. ओके, सो फॉर दैट वी हैव टू चूज द बेस्ट अमंग दैट. फॉर दिस पर्पस वी हैव टू go through a whole selection process. In the ideal personal situation, selection involves choosing the best applicant to fill a position. According to Del Yorder, selection is the process in which candidates for employment are divided into two classes. One who are offered with the employment and another those who are not offered with the employment. Okay, so ये जो term है ऑफरिंग द एम्प्लॉयमेंट एंड नॉट ऑफरिंग द एम्प्लॉयमेंट, कुछ लोगों को एम्प्लॉयमेंट ऑफर किया जाएगा, कुछ लोगों के पास ऑफर लेटर आएगा एट द एंड और कुछ लोगों के पास में नहीं आएगा. मीन्स कुछ लोगों का सिलेक्शन होगा वेयर एज कुछ का सिलेक्शन नहीं होगा. तो जिनका सिलेक्शन हो रहा है उनके लिए तो इट इज़ अ फेवरेबल थिंग. दे विल बी मोर देन हैप्पी दैट दे आर सिलेक्टेड फॉर दैट पर्टिकुलर जॉब इन विच दे हैव अप्लाइड. बट फॉर दोज हु आर नॉट सिलेक्टेड, it means that they will be rejected, and rejection is a negative term. Therefore, because of this reason only we say that selection is a negative process. Why? Because it involves the rejection of the unfit candidates. Okay, ये question exam में बहुत बार पूछा जाता है कि selection is a negative process, explain. तो here we will write that selection is a negative process because it involves the rejection of unfit candidate at every round of the selection process. According to Thomas Stone, selection is the process of differentiating between applicants in order to identify and hire those with a greater likelihood of success in a job. जिन लोगों के पोटेंशियल्स ज़्यादा हैं, जिनके चांसेस ज़्यादा हैं जॉब में सक्सेसफुल होने के लिए, हम उन लोगों को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं और फाइनली उनको हायर कर रहे हैं, अपॉइंट कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में. ओके, अकॉर्डिंग टू कीथ डेविस, सिलेक्शन इज द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनाइजेशन चूजेज फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ स्क्रीन्ड एप्लीकेंट्स द पर्सन और पर्सन्स who best meet the selection criteria for the position available. Okay, so जो भी लोग बेस्ट मीट आउट करें, जिनकी जो प्रोफाइल है, जो उनका बायोडाटा है और जो भी उनकी कॉम्पिटेंस है, पोटेंशियल है, जो बेस्ट मीट कर रहे हैं उस प्रोफाइल से, हम उन लोगों को फाइनली सेलेक्ट कर रहे हैं सिलेक्शन प्रोसेस में. दिस इज द selection procedure. See, it starts from the preliminary interview or the applicant pool, then receiving application, after that screening or of the application. See, receiving application तक का ये वाला जो प्रोसेस है, यहाँ तक रिक्रूटमेंट चल रहा है. ठीक है, रिक्रूटमेंट का प्रोसेस जहाँ पर खत्म हुआ, यानी कि द एंड स्टेप ऑफ द रिक्रूटमेंट प्रोसेस विच इज रिसीविंग एप्लीकेशन, यहाँ इसी पॉइंट से हमारा सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट होता है. जहाँ रिक्रूटमेंट खत्म हो रहा है वहाँ से सिलेक्शन स्टार्ट हो रहा है. एंड देन आफ्टर रिसीविंग द एप्लीकेशन वी आर स्क्रीनिंग ऑफ द एप्लीकेशन. तो इनफैक्ट व्हाट वी डू, स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन तक भी हम रिक्रूटमेंट करते हैं, रिक्रूटमेंट प्रोसेस को कंडक्ट करते हैं. लेकिन वंस द एप्लीकेशंस विच आर मोस्ट रेलिवेंट आर शॉर्ट लिस्टेड,
देन वी डू द एम्प्लॉयमेंट टेस्ट, फिर टेस्ट लेते हैं. देयर मे बी द स्किल टेस्ट और नॉलेज टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ टेस्ट विच आर टेकन. ओके, फॉर एग्जाम्पल सपोज देयर इज अ गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी, देन क्या होता है, बहुत सारे एप्लीकेंट्स होते हैं. जब बहुत ज़्यादा एप्लीकेंट्स होते हैं और वैकेंसीज कम होती है तो फिर एम्प्लॉयमेंट टेस्ट होते हैं. जैसे आपने देखा होगा SBI का या बैंक का कोई भी जो होता है क्लैरिकल या PO के लिए क्या है, टेस्ट है. PCS के एग्जाम के लिए टेस्ट है. ऐसे कोई भी जो डिपार्टमेंट या विभाग है उसके लिए क्या है, टेस्ट है. ऐसे ही ना केवल प्राइवेट गवर्नमेंट जॉब्स में बल्कि प्राइवेट में भी क्या होते हैं, टेस्ट होते हैं. ये स्किल टेस्ट हो सकते हैं, ये नॉलेज टेस्ट हो सकते हैं, आपके एप्टीट्यूड टेस्ट हो सकते हैं. ओके, देन एम्प्लॉयमेंट टेस्ट हुआ. जो लोग अनफिट थे, डिस्क्वालीफाई हो गए, उनको यहाँ पे हमने रिजेक्ट कर दिया. ओके, सो द फर्स्ट स्टेप ऑफ इन द फर्स्ट step of this employment test, those who are unfit are rejected. So again it is a negative process for those who are unfit. It will decrease their morale. But those who are fit for the test round, those who are qualified for this, those who have qualified, they are further selected for the next round of interview. Okay, interview is a two-way communication process in which oral information is taken from the candidate. Okay, here the potential of candidate, the presentability, confidence level, communication, knowledge and each and everything is judged in this interview process. Here also those who are the best suitable are further selected for the next round of reference checking. Those who are not, they are rejected if they found unsuitable. Okay, देन इंटरव्यू हो गया. इंटरव्यू के बाद जो लोग सेलेक्ट हुए नेक्स्ट राउंड के लिए, उनका रेफरेंस चेकिंग होती है. ये क्या होता है कि बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन होती है एक तरह से. जब हम अपना रिज्यूमे या अपना CV लगाते हैं, बायोडेटा, तो उसमें कुछ रेफरेंसेस देते हैं. या सपोज कोई पर्टिकुलर जॉब कैंडिडेट है जिसने प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में ऑलरेडी किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क किया है, उसके पास एक वर्क एक्स यानी कि वर्क एक्सपीरियंस है, तो उस पर्सन के प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशंस में जहां पर आप अप्लाई करो वो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन कॉल कर सकता है. ओके, पता कर सकते हैं कि व्हाट वाज द कंडक्ट एंड बिहेवियर ऑफ दैट एम्प्लॉय एंड परफॉर्मेंस लेवल, वहां से फीडबैक ले सकते हैं. अदर देन दैट, स्पेशली जो गवर्नमेंट होते हैं, गवर्नमेंट वैकेंसीज होती हैं, एग्जाम्स होते हैं, तो वहाँ पर ये रेफरेंस चेकिंग, क्योंकि अगर सपोज इफ इट इज़ अ गवर्नमेंट जॉब, देन इफ द पर्सन वाज वर्किंग इन अ प्राइवेट वन, ओके, पहले किसी ने प्राइवेट में वर्क किया हुआ है, अब वो गवर्नमेंट में अप्लाई कर रहा है, तो रेफरेंस चेकिंग में प्राइवेट का एक्सपीरियंस इतना मायने नहीं रखता है. तो वहाँ वो क्या करते हैं, उसमें फिर वहाँ पर बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन होती है, प्रॉपर पुलिस वेरिफिकेशन होता है. पुलिस जो है वो देखेगी कि जो पर्सन ने एड्रेस दिया है, जो भी उसने डिटेल्स दी हैं, मदर नेम, फादर नेम, उसका एड्रेस, सारी चीज़ें, वो सब चीज़ें, उसके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, ये सब कुछ, ये सब वैलिड है या नहीं है, ये जेन्युइन है या नहीं है, वेदर इट इज़ फेक और जेन्युइन. ओके, तो दिस थिंग इज चेक. तो यहाँ पर भी कुछ लोग जो है गलत पाए जाते हैं, तो उनको यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया जाता है रेफरेंस चेकिंग वाले पॉइंट पे भी. उसके बाद जो ज़्यादातर लोग सही होते हैं, जो इतना क्वालिफाई करके आया है, इतनी मेहनत करके, तो वो ज़्यादातर ठीक होते हैं. तो जो लोग ठीक होते हैं उनके लिए फिर आगे मेडिकल एग्जामिनेशन होता है उनका, यानी कि उनकी फिजिकल फिटनेस इसमें चेक की जाती है. इसमें उनका आई टेस्ट, ब्लड प्रेशर टेस्ट, शुगर टेस्ट, एक्सरे, ये सारे डिफरेंट टेस्ट होते हैं. ओके, तो यहाँ पर ये देखा जाता है कि वो पर्सन पहले से कोई बहुत ज़्यादा मेजर उसके अंदर डिजीज़ तो नहीं है या अनफिटनेस तो नहीं है. तो अगर ऐसा कुछ है तो यहाँ पर भी वो रिजेक्ट हो सकता है, इस राउंड पर भी. तो दिस इज द सेकंड लास्ट राउंड ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन इन द सिलेक्शन प्रोसीजर. यहाँ पर भी रिजेक्ट हो सकता है. ओके, लेकिन ज़्यादातर लोग यहाँ पर भी सेलेक्ट हो जाते हैं. ठीक है, जो लोग सेलेक्ट हो गए फाइनली, दे गेट सेलेक्टेड एंड दे विल फाइनली गेट प्लेस्ड in the company or the organization. So this is all about the selection procedure जो preliminary interview से start हो रहा है. इसको हम ठीक है दूसरी तरीके से भी डिस्कस कर सकते हैं. जैसे कि यहाँ पर क्या है, एप्लीकेशन पूल है, जो आपका preliminary interview है. यहाँ पर हमने इनफॉर्मली जो भी हमारे पास में एप्लीकेशंस आई हैं वहाँ पे लोगों से बात करी, तो हमने देखा दोज हु आर इंटरेस्टेड, उनकी एप्लीकेशंस को हमने कंसीडर करा, दोज हु आर नॉट, उनको नहीं. तो एप्लीकेशन पूल यही है. एप्लीकेशन पूल बिल्ट अप थ्रू द रिक्रूटमेंट प्रोसेस इज द बेस फॉर सिलेक्शन प्रोसेस. ओके, तो जितने भी हमारे पास एप्लीकेशंस आ रही है हमने उनको ले लिया. इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है
कि एट रिक्रूटमेंट लेवल टू अट्रैक्ट एज मच वर्थवाइल एप्लीकेशन एज पॉसिबल, मैक्सिमम नंबर ऑफ एप्लीकेशंस को इनवाइट करना, उनको अट्रैक्ट करना और उनको एक्वायर करना, ये इस प्रोसेस जो फर्स्ट स्टेप है इसका ऑब्जेक्टिव है। देन द सेकंड इज प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग एंड इंटरव्यू। ओके, सो प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग में हम क्या करते हैं, हम बेसिकली खुद से एक मोटे तौर पर रिजेक्शंस कर देते हैं इररेलेवेंट प्रोफाइल्स की। सपोज अ जॉब इज ऑफ नर्सिंग, ओके, लेकिन जो हमारे पास जो एप्लीकेशन आई है वो सिंपल बीएससी है, बीएससी नर्सिंग नहीं है, तो हम सिंपली उसको हटा देंगे। तो प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग एंड इंटरव्यू हो गया। इट इज हाईली नॉन इकोनॉमिक टू एडमिनिस्टर एंड हैंडल ऑल द एप्लीकेशंस। अगर हम सारे एप्लीकेंट्स को बुलाने लग गए जो उस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए क्वालिफाइड ही नहीं है, उनको भी बुलाने लग गए, तो ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव प्रोसेस हो जाएगा, नॉन इकोनॉमिक और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि पहले ही कुछ एप्लीकेशंस को शॉर्टलिस्ट कर लेते हैं, ठीक है, ताकि हमारा टाइम भी बचे और हमारा आगे का जो हमारी कॉस्ट ऑफ सिलेक्शन या रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो भी इसमें हमारा सेव हो। देन द थर्ड इज एप्लीकेशन ब्लैंक और एप्लीकेशन फॉर्म। अब जो हमारे रेलिवेंट प्रोफाइल्स हैं तो हम उनसे एक फॉर्म फिल करवाते हैं, जो भी डिटेल्स हमको चाहिए, उनके रिज्यूमे में तो है ही, लेकिन उसको उतना डिग आउट करने में बहुत टाइम लगता है। हम जिस फॉर्मेट में हमको चाहिए उसमें फिल कराते हैं, जैसे गवर्नमेंट जॉब्स के फॉर्म्स होते हैं या कोई भी प्राइवेट कंपनी का जो जॉब है जिसमें हम अप्लाई करें उनके फॉर्म्स होते हैं, तो ये वो होते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन ब्लैंक, एन एप्लीकेशन ब्लैंक इज अ ट्रेडिशनल वाइडली एक्सेप्टेड डिवाइस फॉर गेटिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अ प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेंट। जो भी एप्लीकेंट अप्लाई कर रहा है, जो हमारे जॉब के लिए सेलेक्ट हो सकता है इन फ्यूचर, इसमें प्रोबेबिलिटी है, तो हम उससे क्या कर रहे हैं, एक एप्लीकेशन फिल करा रहे हैं। द ब्लैंक प्रोवाइड्स प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन एज वेल एज एड इन द इंटरव्यू बाय द इंडिकेटिंग एरियाज ऑफ इंटरेस्ट। जैसे जो इंटरव्यूअर्स हैं उनके सामने भी अगर ये फॉर्म रखा होगा, एप्लीकेशन फॉर्म, तो उनके पास एक ब्रीफ डिटेल होगी उस एप्लीकेंट की, जिससे कि उनको भी इंटरव्यू लेने में आसानी होगी, हेल्प होगी। ओके, सो इट ऑल्सो सर्व्स एज अ कन्वीनियंट डिवाइस फॉर सर्कुलेटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द एप्लीकेंट टू द अप्रोप्रिएट मेंबर्स ऑफ द मैनेजमेंट। जो भी हमारे इंटरव्यूअर हैं, जो भी हमारे पैनल ऑफ इंटरव्यू में हैं मेंबर्स, उनके पास में हमारी इंफॉर्मेशन एक बहुत स्मूथ वे में चली जाती है। इससे कन्वीनियंट डिवाइस है ये। ओके, इसमें क्या क्या है, एक तो बायोग्राफिकल डाटा है जिसको हम बायोडेटा भी कहते हैं, इसकी फुल फॉर्म होती है बायोग्राफिकल डेटा। इसमें हमारा नेम, फादर नेम, डेट, प्लेस ऑफ बर्थ, एज, हमारा जेंडर, नेशनैलिटी, हाइट, वेट, ठीक है, कोई पर्टिकुलर आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, फिजिकल डिसेबिलिटी, ये सारी चीजें मेंशन रहती हैं। हमारा मैरिटल स्टेटस और डिपेंडेंट्स, नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स कितने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई पर्सन है जिसकी फैमिली में उसकी वाइफ है, 2 चिल्ड्रंस है, तो देयर विल, एंड उसकी मदर फादर है, तो देयर विल बी लाइक 5 डिपेंडेंट्स इन हिज फैमिली हु विल डिपेंड ऑन हिज अर्निंग। देन सेकेंड इज एजुकेशनल अटेनमेंट। ओके, आपके एजुकेशनल अचीवमेंट्स क्या है, क्वालिफिकेशंस क्या है, ठीक है, आपने किन सब्जेक्ट्स में स्पेशलाइजेशन लिया हुआ है, मैनेजमेंट में है, इंजीनियरिंग में है, साइंस में है, आर्ट्स में है, किस फील्ड में है, आपके प्रोफेशनल टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स के बारे में बताता है, आपने रेगुलर किया है, करस्पॉन्डेंस किया है। देन वर्क एक्सपीरियंस, प्रीवियस एक्सपीरियंस आपका, कितने जगह पे आपने किन किन एम्प्लॉयज के साथ में वर्क किया है, कितने कितने टाइम पर किया है, आपकी किस तरीके की नेचर ऑफ ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज वहां पर रही, कितने ड्यूरेशन तक, सैलरी क्या आपने वहां से रिसीव करी है, किस ग्रेड पर पे स्केल पर वर्क करा है और क्यों आपने वहां से काम छोड़ा, ठीक है, जो भी आप वहां पर अगर वर्क कर रहे थे तो आपने वहां से जॉब क्यों छोड़ा, ये सारी चीजें वर्क एक्स में आती हैं, जो आप डिटेल्स इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन ब्लैंक में लिखते हैं। देन सैलरीज एंड बेनिफिट्स में आपके लास्ट ऑन सैलरीज के बारे में आता है कि आप जो है अभी जिस ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हो वहां पर कितनी है और यहाँ से आप कितनी एक्सपेक्ट कर रहे हो, दिस थिंग। देन द अदर आइटम्स, नेम्स एंड एड्रेसेस ऑफ प्रीवियस एम्प्लॉयर्स, रेफरेंसेज एक्सेट्रा। ओके, तो यहाँ पर हम क्या कहते हैं, रेफरेंसेज देते हैं कि हम इन पर्टिकुलर जो है वेल नोन पर्सन्स को जानते हैं इंडस्ट्री में, एंड दे कैन रेफर आवर सेल्फ दैट वेदर आवर कंडक्ट इज गुड और नॉट, दे कैन टेल अबाउट अस। देन द सिलेक्शन टेस्ट्स, उसके बाद नेक्स्ट राउंड जो होता है दैट इज सिलेक्शन टेस्ट। अब आपका ये एप्लीकेशन ब्लैंक हो गया, उसके बाद टेस्ट होगा। टेस्ट जो होता है ये कई प्रकार के होते हैं, ठीक है, एप्टीट्यूड टेस्ट है,
इसमें हम देखते हैं रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश एप्टीट्यूड, ये सारी चीज़ें आ सकती हैं। ओके, देन पर्सनैलिटी टेस्ट होते हैं डिफरेंट, जिसमें आपको कुछ पर्टिकुलर थीमेटिक सिचुएशंस दी जाती हैं एंड यू हैव टू react and answer accordingly. Then comes the interest test. Okay, it is an like interest may be in a creativity or in a problem solving, and that may be a different way. Then performance tests होते हैं, various performance tests होते हैं. Then intelligence test. Okay, knowledge test, achievement test and projective test. प्रोजेक्टिव टेस्ट में होता है लाइक आई कैन गिव यू एन एग्जाम्पल ऑफ अ प्रोजेक्टिव टेस्ट इन विच अ पर्सन इज गिवन अ इंक पॉट एंड अ पेपर, देन ही हैज टू अपलोड द इंक इन दैट इज नोन एज इंक प्लॉट टेस्ट। उसके बाद क्या है, जब उसने इंक को उस पर डाल दिया पेपर पे, उसके बाद हैज टू फोल्ड द पेपर एंड देन एनी शेप में अकर इन अ रैंडम वे एंड हैज टू टेल व्हाट काइंड ऑफ शेप इज दैट। ओके, सो दैट मे बी अ प्रोजेक्टिव टेस्ट टू जज योर पर्सनैलिटी। देन द रूल्स ऑफ गुड टेस्टिंग। गुड टेस्टिंग जो है उसमें दो चीज़ें होती हैं मेनली, एक होता है आपका वैलिडिटी एंड सेकंड इज द रिलायबिलिटी। ओके, सो देयर आर टू थिंग्स, वैलिडिटी एंड द रिलायबिलिटी ऑफ टेस्ट। वैलिडिटी का मतलब होता है कि जो चीज़ हम टेस्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है, हम उसी चीज़ को टेस्ट कर रहे हैं नहीं। सपोज देयर इज अ शुगर मेजरिंग मशीन, तो हम जो ब्लड शुगर मेज़र करना चाह रहे हैं वो उसी चीज़ को हमारी बॉडी में से मेज़र कर रही है एक्यूरेटली या नहीं, ठीक। देन कम्स द रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी मीन्स एज मनी टाइम एज वी टेस्ट द पर्टिकुलर थिंग फ्रॉम दैट पर्टिकुलर डिवाइस द रिजल्ट इज सेम, तो कंसिस्टेंसी ऑफ रिजल्ट इज रिलायबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल थर्मामीटर से हम अपना टेम्परेचर मेज़र कर रहे हैं, तो वो जो हमारा बॉडी टेम्परेचर आ रहा है दैट शुड बी सेम। ऐसा ना हो कि कभी तो आपका 99 आ रहा है और कभी आपका 102 आ रहा है, तो दैट इज नॉट रिलायबल। तो इसका मतलब मशीन में कुछ प्रॉब्लम है। सिमिलरली जो भी हमारे जॉब एप्लीकेंट्स हैं उनकी भी रिलायबिलिटी हम चेक कर सकते हैं डिफरेंट राउंड ऑफ इंटरव्यूज। प्रीवियस राउंड्स में हम चेक कर चुके हैं, ठीक है, जो भी उनकी क्वालिफिकेशन है। आप हमें देखना है कि वो उतना उस टाइप का जो नॉलेज, स्किल्स एंड एटीट्यूड है वो पजेस करते हैं नहीं करते हैं। फॉर दैट वी मे test them in different ways to check the reliability. Then adequate time and resources must be provided to design, validate and check the test. तो हमें ये चेक भी डिज़ाइन करना है, वैलिडेट करना है और उसको चेक करना है टेस्ट को कि वो ठीक है कि नहीं है, जो भी हम टेस्ट सिलेक्शन टेस्ट रख रहे हैं कैंडिडेट्स के लिए वो। Then test should be designed and administered only by trained and competent persons, ठीक है। जो भी हम टेस्ट डिज़ाइन करा रहे हैं वो ट्रेंड और कॉम्पिटेंट पर्सन से ही कराएं। टेस्ट आर टू बी यूज एज अ स्क्रीनिंग डिवाइस। द यूजर्स ऑफ टेस्ट मस्ट बी एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू द फीलिंग्स ऑफ पीपल अबाउट द टेस्ट। तो जो भी यूज़र ऑफ टेस्ट है, मीन्स जो भी वैलिडिटी और रिलायबिलिटी चेक कर रहे हैं डिज़ाइन करने के बाद, उनको पता कि इसमें कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए टेस्ट में, बिकॉज सो मैनी पीपल are putting their career on stake and they have the expectation with this job, so and they are sitting in and writing the examination of that particular job, so they have to keep in mind the feelings and emotions of people also, and therefore the test should be quite accurate. Okay, so it should be that way. Tests are to be used एज अ स्क्रीनिंग डिवाइस। ओके, सो मतलब ये है कि जो लोग इरेलीवेंट है वो लोग वहीं पर स्क्रीन आउट, वो वहीं पर जो है वो फिल्टर्ड आउट हो जाए, और जो भी रेलिवेंट है जो उसको टेस्ट को क्वालिफाई करे वो नेक्स्ट राउंड के लिए फिर वो फर्दर मूव करें। रिलायंस शुड नॉट बी प्लेस्ड सोनली अपॉन द टेस्ट इन रीचिंग डिसीजंस। ओके, टेस्ट मस्ट बी रेस फ्री। तो टेस्ट जो है वो रेस फ्री होना चाहिए। टेस्ट स्कोर्स आर नॉट प्रिसाइज मेजर्स, दे मस्ट बी असाइंड अ प्रॉपर वेटेज। बेसिकली क्या होता है कि जो हमारा सिलेक्शन प्रोसेस होता है इसमें वेरियस राउंड्स होते हैं। आपका जो अभी तक का जो एजुकेशनल रिकॉर्ड है, वेदर यू आर फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास, उसका एक अलग वेटेज है, ठीक है। इन सम जॉब्स नाउ अ डेज इन प्राइवेट इसका नहीं रहता, लेकिन कुछ जॉब्स में फिर भी है।
दूसरा है कि आपकी क्वालिफिकेशन कितना है, हो सकता है कि आप जस्ट ग्रेजुएट हो सकता है आप पोस्ट ग्रेजुएट हो सकता है आप जो है डॉक्टरेट हो, तो इस चीज़ का एक वेटेज हो गया। दूसरा हो गया आपका जो सिलेक्शन टेस्ट है उसमें आपने कितना स्कोर किया, आपकी मेरिट कितनी है, ठीक है, इस चीज़ का अलग वेटेज हो गया। फिर आप नेक्स्ट राउंड में अगर इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हो रहे हो तो वहाँ पर इंटरव्यू में आपने कितना अच्छा परफॉर्म किया है उसका अलग वेटेज हो गया। तो डिफरेंट राउंड्स का डिफरेंट वेटेज हो गया। तो ये इस तरीके से होना चाहिए, ऐसा नहीं हो कि सब सारा का सारा टेस्ट पर ही बेस्ड हो। 100% वेटेज टेस्ट को ही हो, 100% वेटेज इंटरव्यू के हो। हर राउंड ऑफ सिलेक्शन में हर जितना उस पर्टिकुलर कैंडिडेट ने स्कोर करा है हर राउंड का हर स्टेप का वेटेज होना चाहिए। टेस्ट का अलग वेटेज होना चाहिए, इंटरव्यू का अलग वेटेज होना चाहिए, लाइक दैट। देन कम्स इंटरव्यू। ओके, so interviewer does a formal in-depth conversation with the applicant to evaluate his suitability. So basically क्या होता है, इंटरव्यू एक in-depth conversation होती है between the applicant and the इंटरव्यूअर। जो भी एम्प्लॉयर का रिप्रेजेंटेटिव है वहाँ पे आपका इंटरव्यूअर है उसके बीच में और आपके बीच में in-depth conversation होती है to find out your suitability for the job. So that is an interview. तो ये टू वे होता है। इट्स नॉट नेसेसरी कि ओनली द इंटरव्यूअर विल आस्क द क्वेश्चन, वी कैन ऑल्सो आस्क द क्वेश्चन फ्रॉम द इंटरव्यूअर। सपोज इफ वी डोंट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन which he is asking, then also we can ask that I didn't get your question, can you repeat or can you make me understand what you want to ask. Then secondly we can also ask about the company, the job profile, the nature of job and the salary and everything in the interview process. So interview is a procedure designed to get information from a person and to assess his potential for the job. तो इंटरव्यू एक प्रोसीजर है जो कि जो भी आपका जॉब कैंडिडेट है, देखिए यहाँ पर इंटरव्यू प्रोसेस में दो पार्टीज हैं। एक तो जो इंटरव्यू ले रहे हैं इसको हम आगे से इंटरव्यूअर बोलेंगे और दूसरे जो लोग इंटरव्यू दे रहे हैं जो जॉब एप्लीकेंट्स हैं। ओके, तो जो इंटरव्यू दे रहे हैं उनको इंटरव्यूई कहा जाता है। इंटरव्यूई, INTERVIEWEE, इंटरव्यूई। ओके, तो इंटरव्यूअर आर दोज हु टेक द इंटरव्यू, इंटरव्यूई आर दोज हु गिव द इंटरव्यू। ओके, सो जो इंटरव्यूई हैं उनसे इंफॉर्मेशन लेने के लिए, उनकी पोटेंशियल चेक करने के लिए वेदर दे विल बी फिट फॉर द जॉब और नॉट सुटेबल फॉर द जॉब, एक ओरल रिस्पॉन्सेज उनसे लिए जाते हैं, मौखिक रिस्पॉन्सेज, उनकी इंक्वायरी की जाती है। सो दैट इज द जिस्ट ऑफ द इंटरव्यू प्रोसीजर। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल इन द सिलेक्शन प्रोसेस। बहुत सारे जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो डायरेक्ट इंटरव्यू पर भी बेस्ड होते हैं, वहां पर टेस्ट नहीं होते हैं। तो स्पेशली जो जहाँ पर एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होता है कैंडिडेट्स का, तो ये ऑलरेडी एज्यूम कर लिया जाता है कि सब पर्सन हु इज एक्सपीरियंस है। सपोज कोई बैंकर की जॉब है जहाँ पर एक जॉब प्रोफाइल है जहाँ पर आपसे 10 years का एक्सपीरियंस मांगा गया, ठीक है। तो इफ यू आर हैविंग अ 10 years ऑफ एक्सपीरियंस इन अ वेल रेप्यूटेड बैंक, okay, so there will be no selection test as such, there may be a direct interview. तो higher level of post के लिए टेस्ट नहीं होते, वहाँ डायरेक्टली इंटरव्यूज होते हैं। okay, this tool is used when interviewing skilled, technical, professional and even managerial employees. okay, so इंटरव्यू प्रोसेस एक टूल है जो हम हाई लेवल पर यूज करते हैं स्किल्ड, टेक्निकल, प्रोफेशनल और मैनेजरियल एम्प्लॉयज को सेलेक्ट करने के लिए। इट इन्वॉल्व्स टू-वे एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। तो मैंने आपको बोला ये वन वे नहीं है, इट्स नॉट नेसेसरी कि द इंटरव्यू विल कीप ऑन आस्किंग द क्वेश्चन टू द इंटरव्यू, इंटरव्यू कैन ऑल्सो आस्क द क्वेश्चन फ्रॉम द इंटरव्यूअर। तो ये टू-वे एक्सचेंज प्रोसेस है, इसीलिए टू-वे एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन है। द इंटरव्यूअर लर्न्स अबाउट द एप्लीकेंट्स एंड द कैंडिडेट लर्न्स अबाउट द एम्प्लॉयर। Now let us discuss about the objectives of interview। यही इसका ऑब्जेक्टिव है मेनली कि जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमें कैंडिडेट से चाहिए वो इससे हमें मिलती है, ठीक है। दूसरा, जो कैंडिडेट है उसको भी जॉब के बारे में, उस कंपनी, उसकी पॉलिसीज, प्रोडक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। देन टू असेस द बेसिक सुटेबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट। So these are certain interview objectives. Okay,
सिलेक्शन इंटरव्यू कैन बी, अब देखिए सिलेक्शन इंटरव्यू कई प्रकार का हो सकता है। 1-to-1 हो सकता है कि वहां पर एक इंटरव्यूअर बैठा है जो इंटरव्यू ले रहा है और दूसरा इंटरव्यूई है, दैट इज 1-to-1 बिटवीन द कैंडिडेट एंड द इंटरव्यूअर। दूसरा हो सकता है 2 or more इंटरव्यूअर्स, एक पैनल ऑफ इंटरव्यूअर हो सकते हैं कि वहां पर 2 या 2 से ज्यादा लोग एक पूरे पैनल में बैठे हों, हु आर द एम्प्लॉयर्स रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, एंड देयर इज वन कैंडिडेट हु इज सेंट फॉर द इंटरव्यू and other may be waiting outside. Okay, then so that is a panel or like this way the interview is done. एक अलग मेथड हो सकता है जहां पर एक ग्रुप डिस्कशन हो सकता है, वहां पे पैनल ऑफ इंटरव्यूअर भी बैठे हैं, सिलेक्शन पैनल ऑफ सिलेक्शन भी है, और वहां पर बहुत सारे इंटरव्यू को भी एक साथ में बिठाया जा सकता है, उनका बीच में ग्रुप डिस्कशन कराया जा सकता है, और दे मे बी अ प्रैक्टिस के वहां पर एक क्वेश्चन कोई पूछा गया एंड द वन हु आंसर्स best will be selected. Okay, so that was one way of dividing the types of interview. दूसरा है कि अगर हम different basis पर classify करें interviews को, so on the basis of the degree of structure, कुछ इंटरव्यूज होते हैं जो पहले से प्री डिजाइंड होते हैं या स्ट्रक्चर्ड होते हैं, और दूसरे होते हैं जो अनस्ट्रक्चर्ड रैंडम होते हैं कि भाई इंटरव्यू आया और इंटरव्यूअर रैंडमली उनसे कुछ भी क्वेश्चंस, बट ऐसा नहीं है कि कुछ भी, जो भी रेलिवेंट क्वेश्चंस हैं मतलब उनके जॉब से रिलेटेड वो पूछने लगते हैं, तो ये नॉन डायरेक्टिव और अनस्ट्रक्चर्ड होते हैं। दूसरे होते हैं स्ट्रक्चर्ड और डायरेक्टिव, जिसमें एक सीक्वेंस में वही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लाइक स्टार्टिंग में उनसे उनका इंट्रोडक्शन पूछा जाएगा, देन अबाउट देयर प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस, देन देयर मे बी अ सर्टेन सीरीज ऑफ क्वेश्चंस व्हिच विल बी आस्क्ड, ठीक है। सो इंटरव्यू ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ 2 टाइप, अनस्ट्रक्चर्ड एंड स्ट्रक्चर्ड। देन द पर्पज ऑफ इंटरव्यू, सो सेकेंड इज द पर्पज ऑफ इंटरव्यू, कि किस पर्पज से आप इंटरव्यू ले रहे हैं। तो इंटरव्यू जरूरी नहीं है कि सिलेक्शन में ही एज अ स्टेप और सिलेक्शन प्रोसीजर यूज हो, ये डिफरेंट वेज में यूज हो सकता है। इंटरव्यू जो है वो न केवल सिलेक्शन के टाइम पर बल्कि ये प्रमोशंस के टाइम पर भी होते हैं। ओके, जो भी आपका कैंडिडेट है दे मे बी आस्क फॉर, सो व्हाट इज द पर्पस ऑफ इंटरव्यू। एग्जिट इंटरव्यू भी हो सकता है एट द टाइम द कैंडिडेट इज लीविंग द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, कोई एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है जो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ रहा है, रिजाइनिंग फ्रॉम द जॉब, देन ऑल्सो देयर विल बी अ एग्जिट इंटरव्यू ऑफ द एम्प्लॉय कि वाई ही इज willing to leave the organization, why he wants to leave the organization, what are the reasons, and if it is a basic salary issue or something, so that may be sorted out and the employee may be retained. So there are different purposes of interview, and according to the purpose of interview may be of different types. Okay, then comes content of interview. So what are the content of interview? On the basis of content of interview also it becomes of different types. ओके, जैसे कि सिचुएशनल इंटरव्यू हो सकता है और बिहेवियरल इंटरव्यू हो सकता है कंटेंट ऑफ इंटरव्यू के बेस पे। सिचुएशनल इंटरव्यू में क्या है, कैंडिडेट्स आर आस्क्ड टू डिस्क्राइब हाउ दे वुड रिएक्ट टू अ सिचुएशन। एक सिचुएशनल इंटरव्यू होगा कि आपको एक सिचुएशन दे दी कि भाई आप एक घर पे हो और वहां पर कोई लाइक मर्डर हो जाता है और उसके बाद जो है आप भी वहीं पे हो, तो फिर आप क्या करोगे, पुलिस को कॉल करोगे या आप जो है जो भी वहाँ पे इंजर्ड मतलब जो भी इंजर्ड लोग हैं और भी उनको आप हॉस्पिटल लेके जाओगे पहले, या फिर आप एक जा रहे हो किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो आप क्या करोगे, आप चले जाओगे ऐसे ही उसको छोड़ के, या जो है आप उसको हॉस्पिटल लेके जाओगे या पहले आप जो है एम्बुलेंस को कॉल करके या पुलिस को कॉल करोगे, आप क्या करोगे। देन बिहेवियरल इंटरव्यू में हम क्या करते हैं कि उस पर्सन को एक सिचुएशन अगेन देते हैं और फिर पूछते हैं कि हाँ एक उनको एक देते हैं कि प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ऐसी सिचुएशन आई होंगी तब उन्होंने कैसे रिएक्ट किया था वहां पे, ऐसा उनसे पास्ट में उन्होंने जैसे रिएक्ट किया उसके बारे में पूछा जाता है। देन कम्स द बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। सो बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन या जो हमारा रेफरेंस चेकिंग वाला पार्ट था, यहाँ पे हम क्रॉस चेकिंग करते हैं, प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में बैक चेक करते हैं कि whether the employee whom we are considering suitable and who has cleared these many rounds of test, interview and all these things, whether he has performed well in the previous organization or not, or whether it is having a negative record there or not.
तो ये जो है दिस थिंग इज नोन एज बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन. अगर गवर्नमेंट जॉब है तो पुलिस फिर बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन करती है. देन द फिजिकल एग्जामिनेशन. फिजिकल एग्जामिनेशन में हम मेडिकल चेकअप करते हैं. जो भी जॉब कैंडिडेट है उसकी फिजिकल फिटनेस को टेस्ट करते हैं. ओके, यहाँ पे हम ये देखते हैं कि जो भी पर्टिकुलर जॉब कैंडिडेट है वो किसी बैड हेल्थ में तो नहीं है, उसको कोई डिजीज तो नहीं है, वो उस पर्टिकुलर जॉब प्रोफाइल के लिए मेडिकली फिट है या नहीं है. देन कम्स द अप्रूवल बाय एप्रोप्रिएट अथॉरिटी. जब ये सारे सिलेक्शन राउंड्स हो गए, फाइनली वो पर्टिकुलर एम्प्लॉय सेलेक्ट हो गया है, तो फिर जो हमारी जो भी एप्रोप्रिएट हायर अथॉरिटी होती है, कंसर्न अथॉरिटी, वहां से अप्रूवल लेता है. इसमें एक नेगोशिएशन, सैलरी नेगोशिएशन प्रोसेस भी इन्वॉल्व होता है बिटवीन द कैंडिडेट एंड द अथॉरिटी. ओके, then the final employment decision. After that a final employment decision is taken. That is, after a candidate is finally selected, the human resource department recommend his name for the employment. तो इस तरह से फाइनल एम्प्लॉयमेंट डिसीजन लिया जाता है, उस एम्प्लॉय को प्लेस किया जाता है. द मैनेजमेंट और द बोर्ड ऑफ द कंपनी ऑफर एम्प्लॉयमेंट इन द फॉर्म ऑफ एन अपॉइंटमेंट लेटर. फिर उस एम्प्लॉय को एक अपॉइंटमेंट लेटर, ऑफर लेटर दिया जाता है, फाइनल अपॉइंटमेंट लेटर, जिसमें उसकी पोस्ट, रैंक, सैलरी ग्रेड, ठीक है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये सारी चीजें मेंशन्ड होती हैं. सम फर्म्स में अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस और जुडिशियल पेपर. कुछ लोग इसे एक कॉन्ट्रैक्ट की फॉर्म में लेते हैं, कुछ लोग स्टार्टिंग में इसको प्रोबेशन पीरियड के बेसिस पे कंसीडर करते हैं. दिस प्रोबेशन पीरियड में बी ऑफ 3 months to 2 years. ओके, 3 months तक प्रोबेशन पे, फिर आगे उसको कंटिन्यू रेगुलर कर देते हैं एम्प्लॉय को. कुछ लोग 1 year तक रखते हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशन में 2 years तक का भी होता है प्रोबेशन पीरियड. सो दीज आर सर्टेन रेफरेंसेस. ओके, यू जस्ट कीप ऑन स्टडिंग these topics well, and I will keep on giving certain assessment tests and assignment to you. Please take them seriously and work creatively and originally. Don't copy from anywhere. Thank you.